हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में अभी लास्ट हमने टॉलमैन का सिद्धांत पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्ञाने का सिद्धांत। ठीक, ज्ञाने के सिद्धांत को ज्ञाने की अधिगम सोपानिकी भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ज्ञाने का अधिगम सिद्धांत। ठीक, इसका अन्य नाम भी है ज्ञाने की अधिगम सोपानिकी। इसको अधिगम सोपानिकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो अधिगम की प्रक्रिया थी वो 8 सोपानों में बांट दी थी, इसलिए इसको ज्ञाने की अधिगम सोपानिकी भी कहते हैं। इसके अलावा इसका प्रतिपादन ज्ञाने ने किया था, तो ज्ञाने हायरार्की भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके प्रतिपादक थे रॉबर्ट एम ज्ञाने। रॉबर्ट एम ज्ञाने इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है, इसके अलावा ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ कैसे थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर रॉबर्ट एम ज्ञाने ने किया। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे, इसलिए इसे इन्हें अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, और इस सिद्धांत की प्रमुख जो विशेषताएं हों वो मैं आपको बताती हूँ। ज्ञाने ने इस सिद्धांत में क्या बताया? ज्ञाने ने इसमें 8 प्रकार के अधिगम बताए हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के अधिगम, अधिगम कह लीजिए या उसके चरण बताए हैं। ठीक, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनके अनुसार अधिगम कैसा होता है? इनके अनुसार अधिगम जो होता है पहले सरलता से स्टार्ट होता है और जटिलता की ओर जाता है। ठीक है, यानी कि अधिगम सरल से कठिन की ओर जाता है। क्योंकि यह सरल से कठिन की ओर जाता है, इसलिए इसका जो प्रत्येक चरण होता है वो एक से अगला कठिन होता हुआ चलता है। मतलब क्या होता है? पिछला चरण, सॉरी, इसको ऐसे लिखेंगे, एक क्रम पिछले क्रम से उच्चतर। जब चीजें बढ़ेंगी तो उच्चतर तो होंगी ही, उच्चतर अथवा जटिल होता जाता है। ठीक है, इनका कहना था जो जो इनके 8 सोपान थे, एक सोपान पिछले सोपान से, जैसे पहला सोपान थोड़ा सरल हुआ, दूसरा सोपान उससे उच्चतर हुआ, तीसरा उससे उच्चतर हुआ, तो ऐसे ही सारे सोपान एक दूसरे से उच्चतर होते यानी कठिनतम होते हुए जाते हैं। ठीक है,
ये सिद्धांत कैसा है? व्यवहार, जैसे जितने सिद्धांत हमने बताए व्यवहारवादी या संज्ञानवादियों का था, पर ये सिद्धांत जो है ये व्यवहारवाद व संज्ञानवाद संज्ञानवाद दोनों का मिश्रण है। इसमें ये ना पूरा संज्ञानवाद का को लेके चल रहा है, ना पूरा व्यवहारवाद को लेके चल रहा है, ये दोनों का मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें हम देख लेते हैं। फिर से गैने की अधिगम सोपान की इसको कहा जाता है। रॉबर्ट एम गैने ने इसका प्रतिपादन किया था। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। 8 प्रकार जो बताए हैं वो सरल से कठिनता की ओर चलते हैं। पिछले क्रम से अगला क्रम जटिल या कठिन होता हुआ जाता है, या उच्चतर कह सकते हैं, उच्चतर होता हुआ जाता है। ये सिद्धांत जो है वे व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों का मिश्रण माना जाता है। ठीक है, इसमें ना पूरा व्यवहारवाद को लिया गया है और ना ही संज्ञानवाद को लिया गया है। ठीक है, इसको मैं रब करती हूँ और सोपान की आपको समझाती हूँ। एक चीज आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि इस सिद्धांत को बहुत कठिन तो नहीं है, इंपॉर्टेंट जरूर है, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं अधिगम की सोपान की से, कि कितने सोपान बताए हैं, प्रत्येक सोपान किस किस चीज को इंगित करता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि स्किप करने से इसका सीरियल टूट जाएगा, और सीरियल टूट जाएगा तो आपको सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको स्किप नहीं करिएगा। इनकी जो सोपान की थी वो कुछ इस तरह से थी। इसमें इन्होंने 8 सोपान बनाए थे। ठीक, 8 सोपान मतलब 8 स्टेप। नीचे से स्टार्ट होता था 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से 8 सोपानों में इन्होंने बांटा था। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ये देखिएगा कि ये सिद्धांत जो है 1 to 4, सॉरी, ये 2 पार्ट में बटा था। ठीक है, 2 पार्ट में बटा था। किन किन पार्ट में? ये ऊपर वाला है संज्ञानवाद है, ऊपर संज्ञानवाद की प्रमुखता है, नीचे में व्यवहारवाद की। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्यवहारवाद का मिश्रण किन किन स्टेप में दिखता है, तो नीचे से 1 to 4 में व्यवहारवाद का की चीजें आपको दिखती हैं, और 5th to 8th में संज्ञानवाद की चीजें दिखती हैं। और 2 क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं, कि सबसे निम्नतम और सबसे उच्चतम कौन सा स्टेप है, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे उच्च श्रेणी का ये है, सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला है सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम। सॉरी, इसके मैं नाम लिखना भूल गई। इस पहला है संकेत अधिगम, नाम तो लिखे ही नहीं, आपको इसकी विशेषताएं बताने लग गए। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, चेन या श्रृंखला अधिगम, ये है
शाब्दिक साहचर्य अधिगम। ऐसा आप सोपान बना लेंगे, उससे याद करेंगे, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ये है बहु विभेदन अधिगम। ठीक, नेक्स्ट है, चूंकि ये संज्ञानवाद में आ गया है, संप्रत्यय अधिगम। सिद्धांत अधिगम। और नेक्स्ट आता है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, ये आप नाम नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको और चीजें बताती हूँ। दो और चीजें हैं, ये जो होते हैं ये निम्न श्रेणी के अधिगम होते हैं। इसमें तर्क व चिंतन का अभाव होता है। ठीक है, और ये इतने होते हैं, यहां से यहां तक ये उच्च श्रेणी के अधिगम है। इसमें तर्क व चिंतन होता है। ठीक है, ये जो 1 से 4 श्रेणी के जो होते हैं, वो 5 पे चला गया, 1 से 4 श्रेणी के जो होते हैं अधिगम, ये निम्न स्तर के होते हैं। इसमें तर्क और चिंतन का अभाव होता है, इसमें बच्चा तर्क और चिंतन नहीं कर पाता है। और 5 से 8 तक के श्रेणी के जो अधिगम होते हैं स्टेप्स के, उसमें तर्क और चिंतन का प्रभाव होता है। प्रभाव मतलब ये पूरी बातें, पूरा अधिगम तर्क और चिंतन पर डिपेंड करता है, तो ये उच्च स्तर के अधिगम माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इतने तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि संज्ञान कौन से स्टेप संज्ञानवाद के हैं, तो 5 से 8 स्टेप, और 1 to 4 व्यवहारवाद के अधिगम है। और सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम 8 नंबर का अधिगम माना जाता है, स्टेप माना जाता है। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप जो होता है वो सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम माना जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता जाता है कि ज्ञानिकी सोपानकी में सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम कौन सा है, तो नाम, संकेत अधिगम और पहला वाला सबसे निम्न। क्वेश्चन आ जाता है सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम कौन से माना जाता है, तो सबसे उच्च श्रेणी का 8वां समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, बाकी ये निम्न श्रेणी के अधिगम 1 to 4, और इसमें तर्क और, हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि तर्क और चिंतन जिसमें पाया जाता है वो कौन सी श्रेणी का होता है, तो 5th to 8th स्टेप के। और सब जिसमें तर्क चिंतन का अभाव होता है 1 to 4 स्टेप के अधिगम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाम भी एक बार समझ लीजिए। पहला है संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक सहचर्य अधिगम, पांचवा बहुविभेदन अधिगम, छठा संप्रत्यय अधिगम, सातवां सिद्धांत अधिगम, आठवां समस्या समाधान अधिगम। अभी इसकी डिटेलिंग आपको बता दूंगी तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। पहला है
संकेत अधिगम। इतना तो आपको बता ही चुकी हूँ, ये सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम होता है, मतलब स्टार्टिंग समझ लीजिए यहीं से होती है। इसमें क्या होता है, संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से अधिगम होता है। ठीक है, बिल्कुल सरल, बिल्कुल इजी, कि संकेत के माध्यम से इसमें बच्चे को सिखाया जाता है, संकेत के माध्यम से बच्चा सीखता है। ये पावलाव के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, पावलाव व्यवहारवादी थे ना, पावलाव के उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसमें क्या होता है, संकेत, जो संकेत होते हैं, संकेत के माध्यम से बच्चे को बताया जाता है। ठीक है, संकेत वो कुछ भी हो सकता है, कोई संकेत लिखा होता है और समझाया जाता है कि ये फला चीज है। जैसे एक आप ट्रैफिक लाइट ही ले लीजिए, ट्रैफिक लाइट लाल पीली हरी होती है, तो अगर लाल है तो बच्चे को ये संकेत दिया जाता है कि रेड लाइट है, तो मतलब यहाँ पे स्टॉप है, रेड लाइट का मतलब स्टॉप, ग्रीन लाइट का मतलब गो, येलो लाइट का मतलब, येलो लाइट का मतलब आप रेडी। ठीक, तो ये या लाल, लाल पीली हरी तीनों लाइट का क्या मतलब होता है, तो संकेत के माध्यम से बच्चे को बताया जाता है। और ये जो स्टेप होता है, इसमें क्या होता है, बच्चे का अपने पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, कंट्रोल नहीं होता है, बच्चा का जो व्यवहार होता है, बच्चे का व्यवहार पूर्णतः संकेत पर डिपेंड करता है, उसको जो संकेत मिलता है वो इसी के हिसाब से कार्य करता है, या अधिगम जो होता है पूरी तरह संकेत आधारित होता है। ठीक है, दूसरा आपका है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि उद्दीपन अनुक्रिया, या उद्दीपन अनुक्रिया हमने किसमें पढ़ा था, एसआर थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, स्टिमुलाई और उसी के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सेस होते हैं, यानी जब भी उद्दीपक मिलता है तभी अनुक्रिया होती है। या किस पे, किसके सिद्धांत पर है, या थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था ना, थॉर्नडाइक व पावलाव के सिद्धांत पर। आप मेरे वीडियोज में ये सिद्धांत देख लीजिएगा, पर आधारित है। ठीक है, ये इसलिए लिख दे रही हूँ क्योंकि इससे आपको क्लू मिल जाएगा कि हाँ एसआर थ्योरी क्या है। ये एसआर थ्योरी पे डिपेंड है कि जब उद्दीपक मिलता है तो उद्दीपक मिलने के बाद ही अनुक्रिया होती है। ठीक है, इसमें बच्चे के सामने कोई ना कोई उद्दीपक रख दिया जाता है, जब उद्दीपक रखा जाता है तो उसी के हिसाब से बच्चा अनुक्रिया करता है, तब उसका अधिगम होता है। तीसरा है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला यानी कि चेनिंग होती है, श्रृंखला अधिगम, जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि बच्चे को वैसे भी माना जाता है, बच्चे को किसी चीज कोई भी उसको लर्निंग करानी हो तो चेन के थ्रू कराओ, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, तो बच्चा आसानी से सीख जाता है। तो इसी तरह की ये चेन लर्निंग है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के सामने जो उद्दीपक होता है वो एक क्रम में रखा जाता है। हाँ, उद्दीपक को बच्चे के सामने एक क्रम में रखा जाता है। ठीक है, अ, उसी हिसाब से उसी क्रम में अनुक्रिया
होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ कुछ कुछ भी अधिगम कराना है, बच्चे को सिखाया जाता है कि आपने आपके सामने मान लिया खाना आया, खाना आया, थाली आपने खिसकाई, जैसे किसी भी तरह का एक चेन हो सकता है, उसी चेन के माध्यम से बच्चा सीखता है कि आपने पहले एबीसीडी सीखा, संकेतों के माध्यम से ही सीखा, पहले एबीसीडी सीखा, फिर उसके बाद आपने उसको लेटर्स को जोड़ना सीखा, फिर वर्ड्स बनाने सीखे, तो इसी हिसाब से चेन के अकॉर्डिंग लर्निंग कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है शाब्दिक सहचर्य निगम स्तर। अब इसमें जो संकेत, संकेतों व ध्वनियों के माध्यम से सीखी गई विषय वस्तु शब्दों के माध्यम से प्रकट की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो संकेत और ध्वनि के माध्यम से, पहले संकेत के माध्यम से सीखा, फिर अनुक्रिया की या ध्वनियों के माध्यम से उसको बताया गया, तो उसको अब शब्द के माध्यम से बच्चा बोलने लग जाता है, उसको एक शब्द का रूप प्रदान करता है। जैसे अभी तक उसने एप्पल का रूप देखा था कि हाँ, वो संकेत क्या था, लाल रंग का है, फल है, एप्पल है, और उसको बताया गया था ए फॉर एप्पल। तो अब वह उसको शब्द में बदल लेता है कि हाँ, ये सेब है, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन सेब हो गया, उसको शब्द का रूप प्रदान करता है, और वो सहचर्य के माध्यम से सीखता है ये शब्द है और ये इसका संकेत है, इसको जोड़ के इसको इसके साथ जोड़ा जाता है तो फला चीज बनती है, और जो बनती है उसको शब्द के माध्यम से बच्चा प्रकट करने लग जाता है। तो ये 4 स्टेप हो गए। आगे हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। वीडियो आप रिप्ले करके देख लीजिएगा, कहीं आपका नोट छूटता है, नोट जरूर बनाते रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। 5वां आता है विभेदात्मक अधिगम। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि बच्चा विभेद करना सीख जाता है। अब यहाँ से संज्ञान शुरू होता है बच्चे का। अभी तक व्यवहारवाद पे हम चल रहे थे। इसमें विभेदात्मक मतलब कि शब्दों, अक्षरों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि में क्या होता है, बच्चा अंतर करना सीख जाता है। ठीक है, ये ये वो लेवल आ जाता है, बच्चा अपने संज्ञान का प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है कि कौन से संकेत से कौन सा शब्द जुड़ा है, कौन सा शब्द किस व्यक्ति से जुड़ा है या किस स्थान से जुड़ा है, या चीजों को कोरिलेट करना सीख जाता है, उस पर अपना दिमाग लगाने लगता है कि क्या चीजें कहाँ से जुड़ती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, या किससे संबंध रखती हैं। ठीक है, तो ये चीजों में विभेद करना यानी अंतर करना सीख जाता है इस स्टेप में। नेक्स्ट आता है समवर्त्य अधिगम। हाँ, इस स्तर में क्या होता है, इस स्तर में बच्चा अपने दिमाग में चीजें रखना स्टार्ट कर देता है।
कैसे बच्चा क्या होता है दिमाग में चीजें कैसे रखता है, मूर्त और अमूर्त चीजें, कौन सी चीजें मूर्त हैं कौन सी चीजें अमूर्त हैं, उन बातों में वो दो दो इन चीजों को विभेद करना सीख लेता है कि मतलब मूर्त व अमूर्त चीजों को जानने लगता है। ठीक है, इसको इस सिद्धांत इसके बारे में 1964 में क्या लगा क्या कैडलर ने दिया, इसको किसने दिया 1964 में कैडलर ने ये दिया था कि मूर्त अमूर्त के बारे में कब स्टार्ट करता है, संप्रत्यय अधिगम स्तर पे। किस स्तर पे स्तर, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है किस स्तर पे मूर्त अमूर्त के बारे में बच्चा जानने लगता है, तो संप्रत्यय अधिगम स्तर पे बच्चा मूर्त और अमूर्त के बारे में जानना शुरू कर देता है। ठीक है, सातवां है सिद्धांत अधिगम स्तर। अब जैसे जब संप्रत्यय बच्चे के दिमाग में बनने शुरू हो जाते हैं, तभी बच्चा बाद बच्चा सिद्धांत बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लेते हैं कि पानी से बर्फ बनना, क्या है एग्जांपल ले लेते हैं, पानी से बर्फ बनना। अब देखिए संप्रत्यय कैसे सुनो, बच्चे को पानी के बारे में पता है, बर्फ के बारे में पता है, बनने के बारे में पता है कि पानी क्या होता है बर्फ क्या होता है, तो वो फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट समझ पाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे वो कब, जब बच्चे के दिमाग में संप्रत्यय कॉन्सेप्ट आ जाता है, संप्रत्यय उस बच्चा पर्टिकुलर संप्रत्यय को जान जाता है, तभी वो कोई भी सिद्धांत बनाना स्टार्ट करता है। जैसे अगर बच्चे को बर्फ से पानी बनाने की प्रक्रिया, पानी से बर्फ बनाने की प्रक्रिया, उसको फ्रीजिंग हमको सिखाना है, तो पहले ये तो बताना पड़ेगा कि बर्फ क्या है, बच्चा जब जानने लग जाता है या पानी क्या है और बनना क्या है, बनना कोई एक प्रोसेस होता है, तो इन तीन चीजों को जब बच्चा जान जाएगा तभी इस सिद्धांत को हम बच्चे को बता जा पाएंगे। तो सिद्धांत अधिगम स्तर जो होता है ये वही स्तर होता है, इसमें बच्चा सिद्धांत बनाना जान जाता है, सिद्धांत के बारे में बच्चे को जानकारी हो जाती है। ठीक है, अब हम लास्ट स्टेप पे आते हैं। समस्या समाधान स्तर, आठवां है समस्या समाधान स्तर। ठीक है, अब देखिए लास्ट स्टेप में क्या करता है बच्चा, सिद्धांत बनाने लग जाता है। तो जब बच्चा सिद्धांत बनाने लग जाता है, सिद्धांत बनाने या समझने के बाद बच्चा किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर लेता है। ठीक है,
ठीक है। अब देखिए जब बच्चा सिद्धांत उसको बनाना आ गया, अब उसको किसी ने पूछा, मान ले बर्फ से पानी से बर्फ बनने की प्रक्रिया ये फ्रीजिंग है, तो उसने सिद्धांत सीख लिया। उसको पहली बार संप्रत्यय आया, संप्रत्यय के बाद संप्रत्यय की उसने सीख लिया कि हाँ फ्रीजिंग कैसे होती है। उसके बाद जो अगर फ्रीजिंग में कोई समस्या आती है तो उसका समाधान वो आसानी से कर पाएगा कि फ्रीजिंग के प्रोसेस में फला दिक्कत हो रही है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, टेम्परेचर फास्ट हो रहा है या जल्दी हो रहा है, या टेम्परेचर थोड़ा स्लो है, स्टेप्स थोड़े स्लो किए, तो वो समस्याओं का समाधान आसानी से कर जाता है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी स्टेप्स हैं वो आप सीरियल वाइज पढ़ेंगे चेनिंग के थ्रू, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। पहला जैसे संकेत के माध्यम से, संकेत से बच्चे को बताया जाता है बहुत ठंडा है, वो क्या है, बर्फ है। संकेत के बाद उद्दीपक अनुक्रिया, कोई बच्चे के सामने उद्दीपक रखा जाता है और वो अनुक्रियाएं करता है, तो उसका वो सेकंड स्टेप होता है। तीसरा चेनिंग का हो जाता है। चौथा आपका हो जाता है वो शब्दों के माध्यम से उसको प्रकट करने लगता है। पांचवा वो विभेदन करना सीख जाता है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, पानी में बर्फ में। आप एक ही अगर एग्जाम्पल लेके चलेंगे तब भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जब विभेद करना सीख लेता है तो बच्चा विभेद करने के बाद बच्चे में ऐसी प्रक्रिया आती है कि वो कॉन्सेप्ट बना लेता है। किसी का जो लास्ट स्टेप हमारा था, कॉन्सेप्ट बनाता है कि किस तरह से संप्रत्यय बर्फ और पानी का है, क्या संप्रत्यय है। तो उसके बाद वो सिद्धांत बनाने लग जाता है। जब वो सिद्धांत बनाता है तो समस्या का समाधान करना उसको आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं इनकी बुक के बारे में। इस तरह से हमने सारे स्टेप्स पढ़ लिए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं ज्ञाने महोदय के, वो भी थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे। एग्जाम्स में बुक्स के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। ठीक है, एक बुक इनकी ये थी और दूसरी थी कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये दो बुक ऐसी थी। इन बुक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको नोट डाउन करा रही हूँ। स्टेप्स हमने समझ लिए और सोपान की आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए आते इस तरह से आते हैं कि कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसने लिखी थी बुक, तो कंडीशन ऑफ लर्निंग गौने महोदय ने लिखी थी। और पहले इस बुक का भी नाम आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। ठीक है, तो ये दोनों बुक ज्ञाने महोदय ने लिखी थी। आई होप आपको ज्ञाने की सोपान की समझ में आ गई होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आप इसको वीडियो बिना स्किप किए एक बार दो बार आसान बस पढ़ते ही जाएंगे। आपके नोट्स इनकम्प्लीट भी हैं तब भी आपको स्टेप समझ में आ जाएंगे। हाँ, शर्त ये है कि आप बिना स्किप किए वीडियो 2 से 3 बार जरूर देखें। अगर नहीं करते हैं तो आप नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स सरसरी निगाह से भी 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने इंटरेस्ट लेके पढ़ा भी होगा। जरा भी पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थ्योरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।